हेलो दोस्तों, न्यूज़पेपर से प्रश्न पत्र तक की सीरीज में आप सबका स्वागत है। हमारा मेन टारगेट यही है कि आपको न्यूज़पेपर से सारा प्रीलिम्स एंड मेंस ओरिएंटेड डाटा प्रोवाइड करना, जो कि आप डायरेक्ट अपने मेंस में यूज कर सको और क्वालिटी कंटेंट देना। हालांकि YouTube में कई सारे चैनल्स हैं जो इस चीज पर काम कर रहे हैं, जो डेली एनालिसिस प्रोवाइड कर रहे हैं, बट sometimes either they are doing dumping of information, sometimes irrelevant news को वो काफी ज्यादा एक्सटेंड कर देते हैं। सुनने में हमें मजा आता है, बट हमारा ट्रू अल्टीमेट एम क्या है? टारगेट को अचीव करना, यूपीएससी को क्रैक करना। सो यूपीएससी विदाउट क्लटर आपके लिए वो सारी प्रीलिम्स और मेंस के लिए क्वालिटी कंटेंट को न्यूज़पेपर से निकाल करके आपको पहुंचाएगा, ताकि वो सीधा आप अपने कॉपीज में यूज कर सको। स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज है, यूएस सुप्रीम कोर्ट हॉल्ट्स ट्रम्प्स स्वीपिंग टैरिफ्स। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। इससे हम काफी सारे मेंस के डायमेंशन को कवर करने की कोशिश करेंगे। पहली चीज, 2025 से डोनाल्ड ट्रंप कंटिन्यूअसली कंट्रीज पर टैरिफ्स इंपोज कर रहे हैं। किस नाम पर? ट्रेड डेफिसिट के नाम पर। उनका मानना ऐसा है कि यूएसए का बाकी वर्ल्ड के साथ ट्रेड डेफिसिट हो रहा है। उस चीज को कवर करने के लिए, ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए, यूएस की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए अलग अलग कंट्रीज पर अलग अलग टैरिफ्स इंपोज किया जाता है। मैं बार बार वर्ड बोल रही हूँ टैरिफ। इजी लैंग्वेज में समझते हैं टैरिफ होता क्या है। देखो, सपोज इंडिया में एक पेन प्रोड्यूस की जाती है 10 रुपीज की। इस पेन को अगर हम यूएसए एक्सपोर्ट करेंगे, यूएसए के मार्केट में भेजेंगे, तो एक कंडीशन क्या है कि ये एज इट इज 10 रुपए की ही बिके। दूसरी कंडीशन ये है कि यूएसए इसके ऊपर टैरिफ लगा दे, एक टैक्स लगा दे, 5 रुपीज का, 15 रुपीज का, 10 रुपीज का, किसी का भी। सपोज 5 रुपीज का टैरिफ लगाया। अब ये जो प्रोडक्ट जिसकी कॉस्ट 10 रुपीज है, उस पर 5 रुपए का टैरिफ लगने की वजह से वो यूएसए में कितने रुपए की मिलेगी? अब 15 रुपए की। सो दिस इज नोन एज टैरिफ। ठीक है। जब एक गुड एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाता है, तो जो डेस्टिनेशन कंट्री है वो उस गुड के ऊपर कुछ टैक्सेस लगाती है, दैट इज नोन एज टैरिफ्स। ठीक है। 2025 से यूएसए ने लगाए थे, बट रिसेंटली यूएसए के सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा कि ऑल दीज टैरिफ्स आर इलीगल। ये सारे टैरिफ्स लीगल हैं ही नहीं। क्या डोनाल्ड ट्रंप इस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे एज इट इज? द आंसर इज नो। डोनाल्ड ट्रंप में रिटेलिएशन में पूरी कंट्रीज के ऊपर, पूरे वर्ल्ड पर अलग से 10% टैरिफ इम्पोज कर दिया। इंडिया इससे बाहर है, इंडिया के ऊपर कोई भी मेजर चेंज नहीं आया है। ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब यहां से क्वेश्चन उठ रहा है कि यूएसए के कोर्ट ने क्यों ऐसा डिसाइड किया। पहला, जैसे भारत में पार्लियामेंट है, वैसे यूएसए में है कांग्रेस। कांग्रेस का ये पावर है टू इम्पोज टैक्सेस। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव अपने मनमाने तरीके से, जो डोनाल्ड ट्रंप है, ही इज अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, वो वहां के प्रेसिडेंट है, तो वो यूनिलैटरली अपनी मर्जी से लेजिस्लेटिव ब्रांच को ओवर रीच करके, उनको साइडलाइन करके, इस तरह से पूरे वर्ल्ड पर टैरिफ्स नहीं लगा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो टैक्सेशन की पावर एग्जीक्यूटिव ब्रांच को नहीं दे रही है, यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। क्लियर हुआ? इसीलिए यूएसए के सुप्रीम कोर्ट ने एंटर किया है। अब यहां से एक चीज समझना, वर्ल्ड में जहां कहीं भी डेमोक्रेसी है, जहां कहीं भी सेपरेशन ऑफ पावर्स है, जैसे भारत में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी है, सिमिलरली यूएसए में भी कांग्रेस है और जुडिशियरी है। ठीक है। तो हमेशा इन अलग अलग पावर के सेंटर्स में टसल होता रहता है कि कौन ज्यादा पावरफुल है, कौन किसके डिसीजंस को सप्रेस कर रहा है। इसीलिए यूएसए के सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के डिसीजन को इलीगल बता दिया है। अब मुझसे यूपीएससी क्या ये क्वेश्चन पूछेगा कि यूएसए के सुप्रीम कोर्ट के बारे में मुझसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे? आंसर इज आई थिंक नो, नहीं। यूपीएससी मुझसे पूछेगा कि टैरिफ्स का इम्पैक्ट
इंडिया के ऊपर क्या पड़ रहा है, ठीक है। तो इस चीज को हम कवर करेंगे डीप में। ये चीज कहीं पर भी न्यूज़पेपर में लिखी नहीं हुई है, बट इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस यूपीएससी ओरिएंटेड। जैसा कि मैंने सेशन के स्टार्टिंग में बोला कि हम यूपीएससी ओरिएंटेड कवर करेंगे। तो पहला चीज है, इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो निगेटिव होगा। क्यों? देखो, अगर कोई भी मार्केट गुड्स को क्यों परचेस करता है, क्योंकि वो हमें अगर कम कॉस्ट में मिलेंगे तो ही। अगर उसकी कॉस्ट 10 रुपीज है बट टैरिफ लगने की वजह से उसकी कॉस्ट 20 रुपीज हो जाएगी, तो मार्केट तो उसको परचेस करेगा ही नहीं ना कहीं इससे क्या होगा, इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो यूएस में कॉस्टलियर हो जाएंगे, बाकी गुड्स के कंपैरिजन में महंगे हो जाएंगे, तो लोग उस चीज को प्रेफर नहीं करेंगे। इंडियन गुड्स की कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाएगी, तो लोग इंडिया के गुड्स को नहीं परचेस करेंगे। अब क्वेश्चन उठता है, मैम ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हम यूएसए को एक्सपोर्ट करते हैं? स्टील, एल्यूमिनियम, टेक्सटाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स, आईटी हार्डवेयर, ऑटो कंपोनेंट्स। क्वेश्चन उठेगा, मैम यूएसए ऑलरेडी डेवलप्ड नेशन है। कई बार एस्पिरेंट्स हमसे पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं, या उनके मन में ऐसा थॉट प्रोसेस चलता है कि मैम यूएसए तो ऑलरेडी डेवलप्ड है, फिर वो दूसरी कंट्रीज से चीजें क्यों परचेस करता है, क्यों यूएसए का ट्रेड डेफिसिट हो रहा है? कभी आपके मन में क्वेश्चन आया है ऐसा? ऑब्वियसली आया होगा। तो इसका आंसर ये है कि देखो, यही रीजन है, वो ऑलरेडी डेवलप्ड है। दैट मीन्स वहां पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, वहां पर चीप लेबर अवेलेबल नहीं है। इसीलिए यूएसए को बाकी कंट्री से, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, बाकी सारे नेशन से गुड्स को इंपोर्ट करना पड़ता है, अपनी कंट्री में परचेस करना पड़ता है। और उसी ट्रेड डेफिसिट को बैलेंस करने के लिए यूएसए इंपोज करता है टैरिफ्स। और टैरिफ इंपोज करने से इंडिया का एक्सपोर्ट इंपैक्ट होगा, इंडिया की जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट इंपैक्ट होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर एक्सपोर्ट्स कम होंगे हम मैन्युफैक्चरिंग कम करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग कम करेंगे तो हम जितने लेबर्स की जरूरत होगी उनको रखेंगे, बाकी को निकाल देंगे, जिससे कि हमारा जीडीपी में भी कंट्रीब्यूशन कम होगा, कहीं ना कहीं जॉब लॉस होगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर प्रेशर क्रिएट होगा, तो इससे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। जो यूएस का टैरिफ है, इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटीज भी लेकर के आए। कैसे? ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन की। हमने ऑलरेडी ईयू के साथ, आसियान के साथ, अलग अलग कंट्रीज के साथ, दुबई, यूएई के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स साइन कर रखे हैं, है ना? तो इससे जो हमारे डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड है वो बाकी डाइवर्स कंट्रीज में, यूएसए को छोड़ करके बाकी कंट्रीज में डिमांड क्रिएट होगी। इट्स लाइक अ अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, ठीक है। सप्लाई चेन रीअलाइनमेंट। अभी तक यूएसए मेजरली दो कंट्रीज से इंपोर्ट करता है, पहला है भारत, दूसरा है चाइना, ठीक है। तो अगर यूएसए चाइना से इंपोर्ट कम करेगा तो ग्लोबल कंपनीज जो है वो क्या कहेंगी कि नाउ वी हैव टू शिफ्ट अवे फ्रॉम चाइना, दे विल सर्च फॉर चाइना प्लस वन। चाइना को रिप्लेस करने के लिए किसी कंट्री की जरूरत होगी ग्लोबल कंपनीज को। तो इंडिया कैन बी अपॉर्चुनिटी, इंडिया सप्लाई चेन में खुद को इंटीग्रेट कर सकता है, ग्लोबल कंपनीज को अट्रैक्ट कर सकता है। इट्स अ अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। रिटेलिएटरी टैरिफ्स एंड ट्रेड वॉर्स। देखो, हम अभी जो जनरेशन चल रही है ना, हमने 1991 से ग्लोबलाइजेशन का पाथ अडॉप्ट किया है, जिसमें कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होंगी, दैट मीन्स वो एक दूसरे का भला चाहती हैं। अगर आप डिपेंडेंट नहीं होगे, दैट मीन्स वहां पर वॉर के चांसेस अधिक होंगे। अगर आप अपने सेल्फ इंटरेस्ट को, अपनी डिमांड्स को, अपनी रिक्वायरमेंट्स को खुद फुलफिल करने के कैपेबल हो जाओगे, देन दूसरी कंट्री की आपको नीड नहीं है। आप यूनिलैटरली माई वे और हाईवे वाला अडॉप्ट करोगे पाथ, कि मुझे खुद का डेवलपमेंट बस देखना है, बाकी जाए भाड़ में, उसके बाद दूसरी कंट्रीज का आप ध्यान रखोगे? नहीं। इसीलिए इंटरडिपेंडेंस एक तरह से सिक्योरिटी का काम करती है। आप ग्लोबलाइजेशन छोड़ करके
प्राइवेटाइजेशन और नेशनल इंटरेस्ट को अगर ऊपर रखोगे, दैट मीन्स यू आर गिविंग इन्विटेशन टू वर्ल्ड वॉर्स। समझ में आई चीजें? बहुत छोटी सी चीज है, बट कनेक्ट करो। जितना तुम अपने आंसर में डाइवर्सिफाई करोगे, अलग अलग डायमेंशंस को इंक्लूड करोगे, उतना तुम्हारा मार्किंग अच्छा होने का चांसेस है। ठीक है। अगला इम्पैक्ट क्या है? करेंसी एंड फाइनेंशियल मार्केट इम्पैक्ट। ऑब्वियस सी बात है, जितना ज्यादा डॉलर हमारी कंट्री में कम आएगा, हमारा रुपी उतना वीक होगा, रुपी की वैल्यू उतनी डेप्रिशिएट होगी। दैट मीन्स डॉलर हमारे लिए उतना कॉस्टली होता जाएगा। ये निगेटिव इम्पैक्ट होगा हमारी करेंसी पर और हमारे फाइनेंशियल मार्केट पर, जिससे कि हमारी कंट्री में डॉलर का इनफ्लो और कम होता जाएगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, एफडीआईज, एफआईआईज, ये सारे कम होते जाएंगे। समझ में आई ये चीजें? तो ओवरऑल सिर्फ एक आर्टिकल आया था जिसमें ये कहा गया कि यूएसए के सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चलाए गए टैरिफ्स को इलीगल बोल दिया और डोनाल्ड ट्रंप ने रिटेलिएशन में पूरे वर्ल्ड पर 10% टैरिफ इम्पोज कर दिया। इसको हमने अलग अलग डायमेंशंस के थ्रू कवर किया। पहला, इंडिया का टैरिफ के बढ़ने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया पर, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी देखे, निगेटिव इम्पैक्ट्स भी देखे। उसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर को हमने समझा कि जहां जहां डेमोक्रेसी है वहां वहां सेपरेशन ऑफ पावर को लेके पावर टसल चल ही रही है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, अब क्वेश्चन उठेगा कि मैम क्या हम इस मुद्दे को लेकर के डब्ल्यूटीओ में नहीं जा सकते? तो करेंटली डब्ल्यूटीओ सिर्फ नाम मात्र का ऑर्गेनाइजेशन रह चुका है। जो इसकी अथॉरिटी है, जो कंप्लेंट्स को फाइल करती है, उसमें यूएस का प्रेजेंस है। यूएसए वहां पर किसी भी नए अपील को, नए कंप्लेंट को फाइल ही नहीं होने दे रहा है। दैट मीन्स डब्ल्यूटीओ इज कंप्लीटली इनइफेक्टिव। इसीलिए कंट्रीज नेशनल इंटरेस्ट को ऊपर रख रही हैं। क्लियर है? चलें आगे अगली न्यूज की तरफ। ट्राई टू राइट मेंस आंसर। हमारे टेलीग्राम चैनल में हम आपको इस न्यूज से रिलेटेड एक मेंस क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। उस पर आप आंसर लिखना, हमें सेंड करना। वी विल इवेल्युएट योर आंसर। अगर आप चाहोगे तो हम उसका मॉडल आंसर भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। दूसरी, साइमल्टेनियस पोल्स आर एसेंशियल, चौधरी। Similarly, simultaneous elections are essential to become a developed nation by 2047. Continuously simultaneous elections न्यूज में बने ही हुए हैं। सो द मेन टॉपिक इज, जो मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर हमें पढ़ना जरूरी है, वो है वन नेशन वन इलेक्शन। पूरा हिस्ट्री से लेके पूरा क्या चल रहा है सब एक एक करके समझेंगे। ठीक है। देखो, हमारी पार्लियामेंट में एक बिल लाया गया, 129th बिल, जिसने कहा कि हमें साइमल्टेनियस इलेक्शंस लाने हैं। कहाँ लाने हैं? लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज पे। मतलब कि जो पार्लियामेंट के इलेक्शंस होते हैं प्लस जो स्टेट्स के इलेक्शंस होते हैं, ये साइमल्टेनियस हो, एक साथ हो। ठीक है। अब अगर थोड़ा सा हिस्ट्री में चले, तो जब हमारा प्यारा भारत बना था, उसके बाद कंटिन्यूअसली 1957 के जनरल इलेक्शंस, 1962 के और 1967, यहाँ तक सारे इलेक्शंस साइमल्टेनियस वे में होते थे। दैट मीन्स लोकसभा के इलेक्शंस और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शंस एक साथ होते थे। लेकिन 1967 के बाद डिसरप्शन हो गया। कैसे? केरला की और हरियाणा की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, उन्हें डिसॉल्व कर दिया गया। साथ के साथ नेशनल इमरजेंसी के कारण लोकसभा का भी टाइम पीरियड एक्सटेंड किया गया था। तो इसकी वजह से ओवरऑल हमारा जो एक साइकिल है वो डिस्टर्ब हो गया। ठीक है। अब पहले से इवन 1999 से
ये रिकमेंडेशंस आ रही हैं। 170th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन जो 1999 में आई थी, इसने यही कहा था कि हमें इलेक्शन रिलेटेड डिसरप्शंस और कॉस्ट को कम करना है, जिसका एक तरीका है कि पूरे भारत में, इंडिया में इलेक्शंस को साइमल्टेनियस वे में किया जाए। कैसे किया जाए? लोकसभा के इलेक्शंस और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शंस को एक साथ किया जाए। उसके बाद 2015 में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी हाईलाइट किया कि हमें वन नेशन वन इलेक्शन, दैट मींस लोकसभा के इलेक्शंस और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शंस को एक साथ करना चाहिए। 2017 में नीति आयोग ने भी रिकमेंडेशंस दिए कि हमें वन नेशन वन इलेक्शंस को री इंट्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बैकग्राउंड में समझाना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ से रिकमेंडेशंस आती हैं। अब इतने सारे लोग आखिर रिकमेंड कर रहे हैं तो कुछ तो बेनिफिट्स होंगे, कुछ तो बात होगी ना। वन नेशन वन इलेक्शन में तो क्या बात है, इसके बेनिफिट समझते हैं। पहला चीज, इट विल स्ट्रीमलाइन द गवर्नेंस एंड रिड्यूसिंग पॉलिसी पैरालिसिस। गवर्नेंस को स्ट्रीमलाइन करेगा और पॉलिसी पैरालिसिस को एड्रेस करेगा। देखो, जब जब भारत में इलेक्शंस होते हैं, वी ऑल नो हमें इम्पोज करना पड़ता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में सरकार कोई भी बड़ी स्कीम, बड़ी पॉलिसी डिसीजंस नहीं ले सकती है। दिस इज नोन एज पॉलिसी पैरालिसिस। गवर्नमेंट क्यों बनाई है आपने? गवर्नेंस करने के लिए, वेलफेयर के लिए, पॉलिसीज लाने के लिए। लेकिन भारत में आए दिन कभी स्टेट्स में इलेक्शन हो रहे, कभी जनरल इलेक्शंस हो रहे, कभी किसी के इलेक्शंस हो रहे। इनके चलते मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इम्पोज हो जाता है। जैसे ही इलेक्शन की डेट आएगी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, जब तक कि रिजल्ट नहीं आ जाता तो सरकार के हाथ पैर बंध जाते हैं। उस समय सरकार कुछ डिसीजन नहीं ले पाती है, बड़े मेजर नई स्कीम्स, नई पॉलिसीज नहीं ला सकती है। तो गवर्नमेंट अपना गवर्नेंस कम कर पा रही है। ठीक है। दूसरा, सिग्निफिकेंट रिडक्शन ऑफ इलेक्टोरल कॉस्ट। भारत में इलेक्शन कंडक्ट करवाने की कॉस्ट कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। 1998 में जनरल इलेक्शंस में टोटल खर्च हुआ था 9,000 करोड़ रुपए। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा अमाउंट है। ठीक है, ठीक है। लेकिन 2019 में 55,000 करोड़ वर स्पेंट टू कंडक्ट द जनरल इलेक्शंस। सोच सकते हो। अब क्या तुम्हें लग रहा है कि ये इलेक्शन में जो पैसा खर्च हो रहा है ये आने वाले समय में कम होगा? ऑब्वियसली नॉट, ये बढ़ने ही वाला है। तो रिकमेंडेशंस आ रही हैं कि इलेक्टोरल कॉस्ट को कम करेंगे अगर हम जनरल इलेक्शंस, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शंस कंबाइन कर देंगे, एक साथ करवाएंगे तो इलेक्शन की कॉस्ट कम होगी। तीसरा, इट विल इनहेंस द वोटर एंगेजमेंट एंड टर्नआउट। देखो, साल भर अगर किसी पर्सन को बोला जाए आज तुम्हें लोकल बॉडीज के लिए वोट करना है, आज तुम्हें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए वोट करना है, फिर तुम्हें जनरल इलेक्शंस के लिए वोट करना है, फिर तुम्हें म्यूनिसिपैलिटी के लिए वोट करना है, तो इट विल क्रिएट इट विल क्रिएट फैटिक। इससे वोटर का भी इंटरेस्ट खत्म होता जाता है, वो अपने एक वोट की वैल्यू को नहीं समझ पाता है। तो अगर वोटर को पता रहेगा कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन, मुझे एक ही टाइम पर वोट करना है, तो वो उतना इंटरेस्ट के साथ पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टो देख करके रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने वोट की वैल्यू को समझकर वोटिंग करेगा। ठीक है। इससे क्या होगा कि वोटर का एंगेजमेंट एंड टर्नआउट दोनों बढ़ेंगे। फिर जो इलेक्टोरल मेल प्रैक्टिसेस होती हैं कि आप फ्रीबीज बांटते रहते हो, आप वोटर्स को मैनिपुलेट करते हो, तो ये मेल प्रैक्टिसेस भी कम होंगी। ठीक है। जो सिक्योरिटी फोर्स है, वी ऑल नो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल या अलग अलग इंडिया के जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वहां से सिक्योरिटी फोर्सेस को इलेक्शंस के स्मूथली कंडक्ट होने के लिए
डिप्लॉय करता है। तो अगर सारे इलेक्शंस एक साथ हो जाएंगे, दैट मीन्स यू आर ऑप्टिमाइजिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस ऑल्सो, ठीक है, एज वेल एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो डिसरप्ट होती हैं। अब भारत डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा त्योहार है वोटिंग। वोटिंग जब होती है, कहीं ना कहीं कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी डिसरप्ट होती हैं, जैसे कि सेलिंग ऑफ लिकर, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, स्कूल्स की बसेस वगैरह सब इन्वॉल्व होती है ना इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने में। तो कई सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का भी जो डिसरप्शन है उसका भी रेट कम होगा, ठीक है। दैट मीन्स वी विल बी ग्रेटली इन्वॉल्व टूवर्ड्स द डेवलपमेंट गोल्स। ओवरऑल हमने 6-7 बेनिफिट्स देख लिए, वन नेशन वन इलेक्शंस के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। बट ऑब्वियसली बात है, यूपीएससी मुझसे सीधा सीधा क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, यूपीएससी मुझसे इसके चैलेंजेस भी पूछेगा कि भाई अगर इतना बेनिफिशियल है तो सरकार कब का इम्प्लीमेंट कर चुकी होती। बट देयर आर सम चैलेंजेस, जैसे कि सबसे बड़ा चैलेंज कि कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज, हमें कई सारे आर्टिकल्स को अमेंड करना पड़ेगा, कई सारे नए आर्टिकल्स इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में ऑलरेडी इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनको होल्ड पर डालना पड़ेगा, डिसॉल्व करना पड़ेगा कई स्टेट असेंबलीज को, समटाइम्स सिंक्रोनाइज करने के लिए इवन लोकसभा को भी हो सकता है हमें डिसॉल्व करना पड़े, ठीक है। दूसरा मेजर चीज जो है वो है पोटेंशियल थ्रेट टू फेडरलिज्म। सेकेंड मेजर थिंग जो चैलेंज है दैट इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का फैब्रिक इम्पैक्ट होगा। देखो, फेडरलिज्म मतलब कि यहाँ पर इंडिया में स्टेट्स और यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूट हुई है, डिवीजन ऑफ पावर है। तो अगर आप इलेक्शंस को एक ही टाइम पर कर दोगे, दैट मीन्स इट विल थ्रेट टू फेडरलिज्म। इससे कहीं ना कहीं जो लोकल इश्यूज है, जो स्टेट का लोकल मुद्दा है, वो शेडो हो सकता है विद ग्रेटर नेशनल इंटरेस्ट। जो नेशनल लेवल पर पॉलिटिकल पार्टी है, हो सकता है उसका डोमिनेंस हो जाए, हो सकता है लोकल पॉलिटिकल पार्टीज को अपने आप को रिप्रेजेंट करने का मौका ना मिले, जबकि वो लोकल इश्यूज को अच्छे से रिजॉल्व करने के कैपेबल हो। लॉजिस्टिक एंड ऑपरेशनल कॉस्ट, इवन हमारे पास इतनी अधिक ईवीएम्स भी नहीं है कि हम स्मूथली इलेक्शंस को कंडक्ट करवा सके, ठीक है। डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी डिसरप्ट हो सकती है। नेशनल मुद्दे और लोकल मुद्दे में जो हमारे सिविलियंस हैं, जो हमारे सिटीजन्स हैं, हो सकता है वो कंफ्यूज हो जाए। सो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस जिसको आप अपने मेंस में कोट कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वे फॉरवर्ड। मैम करना क्या चाहिए, आप कहना क्या चाहती हो? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कह देना कि हमें चीजों को इम्पोज कर, इंडिया में ना कभी भी देखो रूल्स बनाने हैं ना तो रूल्स हमेशा डेमोक्रेटिकली बनने चाहिए। जब तक स्टेट्स रेडी नहीं हो जाते आप उन पर ये चीजें इम्पोज मत करो। फेस वाइज मैनर में इसको इम्प्लीमेंट करो। फेस वाइज मतलब कैसे? पहले आप लोकसभा के इलेक्शंस को यूनियन टेरिटरीज के साथ सिंक्रोनाइज करो, उसके बाद धीरे धीरे फेस वाइज स्टेट्स को डिवाइड करो पार्ट्स में, और उस हिसाब से सिंक्रोनाइज करते जाओ, इंस्टेड ऑफ जस्ट इम्पोजिंग वन नेशन वन इलेक्शन ऑल ओवर द कंट्री। समझ में आया? क्लियर है? बेनिफिट्स क्या चीज है, क्या क्या हमारे पास चैलेंजेस आ रहे हैं और इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, सब कुछ हमने बहुत डेप्थ में कवर कर लिया। इससे बाहर मेंस में क्वेश्चन नहीं जाने वाला, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, दैट इज भाषा मैटर्स इन इंडियाज मल्टीलिंगुअल मूवमेंट। यहाँ पर बात की जा रही है कि देखो, कई बार ना लैंग्वेज को एज अ बैरियर कंसीडर करते हैं लोग, बट दिस इज नॉट राइट। लैंग्वेज कभी भी बैरियर नहीं है। अगर इंडिया में देखोगे, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, हमारे पास 1300 प्लस मदर टंग्स हैं, जिसमें से 121 कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं। दैट मीन्स linguistic diversity is our national strength, it's not a barrier।
सबसे बड़ा जो, अगर आप लिंग्विस्टिक को कंसीडर करोगे तो एजुकेशन में इट्स हमारे लिए मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लैंग्वेज को समझें। क्यों? जो बच्चे होते हैं जब वो पहली बार स्कूल जाते हैं, when they enter the schools, approx 44% of Indian children speaking different languages, but स्कूल करिकुलम में इंटर करती हुई उन्हें दो लैंग्वेजेस सिर्फ समझनी रहती हैं, आइदर हिंदी या फिर इंग्लिश। अगर आप उनको उनकी मदर टंग में एजुकेशन नहीं दोगे, दैट मीन्स आप बच्चों की फाउंडेशनल लिटरेसी को वीक कर रहे हो। एक लर्निंग गैप क्रिएट होगा, बच्चों का कॉन्फिडेंस कम होगा, ड्रॉप आउट्स बढ़ सकते हैं। दैट मीन्स अगर आप मल्टी लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हो तो एजुकेशन में लैंग्वेज विल एक्ट एज अ बैरियर। इसीलिए इंडिया में पॉलिसी सपोर्ट्स प्रोवाइड किए गए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने क्लियरली मेंशन किया है कि आप 8th ग्रेड तक बच्चों को, हालांकि बोला गया है 5th ग्रेड तक, बट इट कैन बी एक्सटेंडेड टू क्लास 8 तक, जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है स्कूल्स में, दैट शुड बी रीजनल लैंग्वेज, दैट शुड बी मदर टंग। ठीक है, समझ में आया? और अलग अलग हम टेक्नोलॉजी भी इंक्लूड कर रहे हैं ताकि हम एजुकेशन में मल्टी लैंग्वेज को एज अ टूल इस्तेमाल कर सकें। कैसे? हमने कई सारे ऐसे एप्स डेवलप किए हैं जो कि हमारी एनसीईआरटीज को रीजनल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, जिसे बोला जाता है दीक्षा, जो कि मल्टीलिंगुअल डिजिटल लर्निंग मटेरियल्स प्रोवाइड करता है। भाषाणी, हम एक एआई बेस्ड लैंग्वेज ट्रांसलेशन ऐप भी इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। सो ओवरऑल अगर हम कहें तो लैंग्वेज, अगर हम मल्टी लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इट विल गिव अपॉर्चुनिटी इन द एजुकेशन सेक्टर। अगर आप लैंग्वेज के बेसिस पर लड़ाई झगड़े करते रहोगे तो इट विल एक्ट एज अ बैरियर, जिससे आपके डेमोग्राफिक डिविडेंड का लॉस ही होगा। ह्यूमन कैपिटल में जो एजुकेशन का फैक्टर है वो कम ही होगा। ठीक है, क्लियर है इतना? चलो अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। क्या कह रही है? इंडिया ज्वाइंस यूएस लेड टेक अलायंस टू बिल्ड रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स। फाइनली इंडिया ने पैक सिलिका को ज्वाइन कर लिया है। प्रीलिम्स में पैक सिलिका से क्वेश्चन आ रहा है, लिख के रख लो। पैक सिलिका क्या है? एक सप्लाई चेन का एक ग्रुप है। सप्लाई चेन को रेजिलिएंट बनाने के लिए कंट्रीज आपस में आई हैं। किस चीज की सप्लाई चेन? सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी। इन सब की सप्लाई चेन को रेजिलिएंट, डाइवर्सिफाइड और ट्रस्टेड बनाए रखने के लिए यूएसए लेड ग्रुप पैक्स सिलिका, जिसको रिसेंटली इंडिया ने ज्वाइन कर लिया है। हुआ क्या था, कोविड-19 के टाइम पर हमने देखा कि चाइना का डोमिनेंस है रेयर अर्थ मिनरल्स, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर्स में। तो सप्लाई चेन चाइना अपने हिसाब से बना रहा था, अपने हिसाब से चीजों को अवेलेबल करवा रहा था। इसी चीज के कारण यूएसए लेकर के आ गया पैक्सिलिका। इंडिया ने क्यों ज्वाइन किया? इकोनॉमिक सिक्योरिटी के कारण। पहला रीजन है इकोनॉमिक सिक्योरिटी। होगा क्या इससे? हमारी जो डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर वो कम होगी। ठीक है, जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, ईवी बैटरीज है, जो हम टेक्नोलॉजी शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर पैनल्स बनाने की बात कर रहे हैं, उसके लिए हमारे पास रॉ मटेरियल इजिली अवेलेबल हो पाएगा। हमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मिलेगी। कैसे? जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, जिनका एक तरह, जिनका सोच विचार करने का क्षमता है, जो एक तरह से डेवलपमेंट के पाथ पर जाना चाहती हैं, इससे हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इंश्योर होगी। हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पुश मिलेगा। अगर रॉ मटेरियल्स अवेलेबल होंगी तो हम ऑब्वियस सी बात है इंडिया में ही चीजों को मैन्युफैक्चर करेंगे। समझ में आया? क्लियर है? दैट्स व्हाई इंडिया ज्वाइंट पैक्सिलिका। अगली न्यूज है, पीएसी पुल्स अप गवर्नमेंट फॉर स्लो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ संकल्प स्कीम। बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल। यहां से हम प्रीलिम्स ओरिएंटेड 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला संकल्प स्कीम, दूसरा पीएसी
तीसरा CAG, ठीक है। हुआ क्या है, पब्लिक अकाउंट कमेटी ने संकल्प स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग जो चैलेंजेस थे, जो प्रॉब्लम्स थी, जो कुछ रिपोर्ट्स में दिखा हमें कि थोड़ा सा गैप है इम्प्लीमेंटेशन और यूटिलाइजेशन में, उस चीज को सामने रखा। हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है संकल्प स्कीम। संकल्प स्कीम का फुल फॉर्म है स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की एक फ्लैगशिप स्कीम है जो 2017 में लाई गई थी, जिसका मेन काम था कि स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को इम्प्रूव करना और इंडस्ट्री के साथ लिंकेजेस को इनहेंस करना। देखो भारत में ना सबसे बड़ा ये गैप है कि आप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद भी निकलते हो तो आप फैक्ट्री ओरिएंटेड प्रिपेयर्ड नहीं रहते हो, कुछ स्किल्स की कमी रह जाती है। तो उस स्किल गैप को फुलफिल करने के लिए संकल्प स्कीम लेकर के आए। इसमें ओवरऑल 4455 करोड़ रुपीस का अमाउंट डिस्बर्स किया गया, बट बात की जा रही है कि इस अमाउंट को 100% यूटिलाइज नहीं किया गया है। सिर्फ इस एलोकेटेड अमाउंट का 44% ही मनी डिसबर्स हुआ है। दैट मीन्स लो यूटिलाइजेशन हो रहा है, फाइनेंशियल और फिजिकल प्रोग्रेस में डिले हो रहा है, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म वीक है और देयर इज अ ह्यूज गैप कि आप पार्लियामेंट में कुछ बातें अलग कर रहे हो, पॉलिसीज और स्कीम्स अलग ला रहे हो, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन बेहतर तरीके से नहीं कर रहे हो। अब यहाँ पर ये लाया किसके द्वारा गया, ये लाया गया PAC के द्वारा, दैट मीन्स पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो समझो PAC क्या है। ये इसका मेंशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, PAC का मेंशन हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी नहीं मिलता, कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। ये एक रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट के हिसाब से बनाई गई कमेटी है, ठीक है। इसमें टोटल 22 मेंबर्स रहते हैं, जिसमें से जिसको अपॉइंट किया, जिसमें से लोकसभा में से 15 मेंबर्स रहते हैं और राज्यसभा में से 7 मेंबर्स रहते हैं। हर साल पार्लियामेंट इनको इलेक्ट करती है और इसका जो चेयरपर्सन रहता है वो लोकसभा के स्पीकर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। बेसिकली PAC का काम है कि जो कैग की रिपोर्ट्स हैं उनको एग्जामिन करना। कैग ने जो जो बातें बताई हैं, जो ऑडिट रिपोर्ट सबमिट की गई हैं कैग के द्वारा, उनको चेक करना कि वेदर पार्लियामेंट के द्वारा जो मनी ग्रांट किया गया है वो लीगली स्पेंड हुआ है, क्या उसने पर्पस को फुलफिल किया है, क्या प्रॉपरली अकाउंटेड है या नहीं। दैट मीन्स फाइनेंशियल और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए पार्लियामेंट में पब्लिक अकाउंट कमेटी बनाई गई है। समझ में आया। अब एक और चीज मैंने बताई कि यहीं से हम कैग को भी रिवाइज कर लेंगे। कैग का फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसका मेन काम रहता है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 148 से आर्टिकल 151 कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कैग के बारे में, ठीक है। ये पब्लिक फंड्स के यूज को एंड पब्लिक फंड का जो टैक्सेस का अमाउंट है वो सही तरीके से यूज हो रहा है या नहीं, उस चीज को चेक करने के लिए ये एक बॉडी बनाई गई है। समझ में आया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको अपॉइंट करते हैं। क्लियर है, समझ में आई चीजें। चलो, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगली क्लास के साथ। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो काइंडली लाइक दिस सेशन एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, ताकि आपको UPSC को क्लियर करने के लिए इजी तरीके नए नए मिलते रहे। थैंक यू सो मच।